कैसे हैं बच्चों। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था अथवा उसके आर्थिक जीवन पर चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था पर चर्चा कर चुके हैं। गुप्त राजाओं का शासनकाल आर्थिक दृष्टि से समृद्धि और संपन्नता का काल माना जाता है। गुप्त काल में गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था और कृषि के अलावे इस समय छोटे मोटे उद्योग धंधे, मूर्ति चित्रकारी, शिल्प कार्य तथा व्यापार वाणिज्य प्रमुख था। गुप्त काल में कृषि की उन्नति पर विशेष ध्यान दिया गया और इस समय धान, गेहूँ, गन्ना, जूट, तिलहन, कपास, ज्वार, बाजरा, मसाले इत्यादि की खेती की जाती थी। गुप्त काल में समुन्नत कृषि हेतु या कृषि के विकास हेतु सिंचाई की भी राज्य की ओर से समुचित व्यवस्था की जाती थी। सिंचाई के बल पर ही इस समय कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और यह काल समृद्धि और संपन्नता का काल आया और लोग इस समय सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करने लगे। गुप्त काल में कृषि के अलावे उद्योग धंधे उन्नति पर थे और इस समय कपड़ा का निर्माण करना इस काल का सर्वप्रमुख उद्योग था, जिससे बहुसंख्यक लोगों की आजीविका चलती थी। इसके अलावे गुप्त काल में हाथी दांत की वस्तुएं बनाने, मूर्तिकारी, चित्रकारी, शिल्पकार, मिट्टी के बर्तन बनाने, जहाज़ों का निर्माण कार्य करने तथा इस समय के कुछ अन्य उद्योग धंधे प्रचलित थी। लेकिन गुप्त काल में व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हो चुकी थी। इस समय व्यवसाय और उद्योग का संचालन श्रेणियां करती थी। श्रेणी एक ही प्रकार के व्यवसाय अथवा शिल्प का अनुसरण करने वाले लोगों की समिति होती थी। गुप्त काल के मंदसौर के लेख में पटवाई श्रेणी अर्थात रेशमी सूती वस्त्र बनाने वाले की समिति होती थी तथा इंदौर लेख में तौलिक श्रेणी का उल्लेख हमें मिलता है। गुप्तकालीन ये श्रेणियाँ आजकल के बैंकों की तरह कार्य करती थी और इस हैसियत से वे अपने सदस्यों को सूद पर धन देने का कार्य करती थी। प्रत्येक श्रेणी का एक प्रमुख होता था तथा इसके कार्यकारिणी के सदस्य 4 या 5 व्यक्ति हुआ करता था। बृहस्पति स्मृति से हमें पता चलता है कि
इन श्रेणियों के प्रबंध अधिकारी के रूप में वैसे ही ईमानदार व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था जो वेदों तथा अपने कर्तव्यों के ज्ञाता, योग्य, आत्मसंयमी और कुलीन व्यक्ति हुआ करते थे। गुप्तकालीन ये श्रेणियाँ स्वायत्तशासी संस्थाएं होती थी और इनके अपने नियम और कानून होते थे। राज्य सामान्य तौर से इन श्रेणियों का सम्मान करता था। स्मृतियों में राजा को निर्देश दिया गया है कि वह श्रेणियों के रीति रिवाजों का पालन करवाए। अपने सदस्यों के झगड़ों का निपटारा भी ये समितियां स्वयं किया करती थी। साथ ही गुप्तकालीन विभिन्न अभिलेखों से पता चलता है कि इन श्रेणियों के पास अपनी अलग अलग मुहर होती थी। गुप्त युग में व्यापारिक प्रगति हुई। इस समय लंबी चौड़ी सड़कों द्वारा प्रमुख नगर जुड़े हुए थे। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि व्यापारिक प्रगति या व्यापार वाणिज्य का विकास तभी होता है जब बड़े बड़े नगर का विकास होता है। गुप्त काल में जो हमें व्यापारिक प्रगति या व्यापारिक विकास जो देखने को मिलता है वह बड़े बड़े नगर के विकास पर टिका हुआ था। गुप्त काल में भरौच, उज्जैनी, प्रतिष्ठान, विदिशा, प्रयाग, पाटलिपुत्र, वैशाली, ताम्रलिप्ति, मथुरा, अहिच्छत्र, कौशाम्बी इत्यादि प्रमुख नगर थे जहाँ व्यापार वाणिज्य काफ़ी फला फूला, जिसके बल पर गुप्त काल की अर्थव्यवस्था काफ़ी समृद्ध हुई। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी को अपनी द्वितीय राजधानी के रूप में विकसित किया था। इसने शीघ्र ही वैभव तथा समृद्धि में पाटलिपुत्र का स्थान ले लिया। मृच्छकटिकम से ज्ञात होता है कि यहाँ अनेक धनाढ़ श्रेष्ठी तथा सौदागर निवास करते थे। माल ढोने के लिए गाड़ियाँ तथा जानवरों का इस समय प्रयोग किया जाता था। गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा भी व्यापार वाणिज्य होता था। इस समय मालवाहक जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। कुछ जहाज़ों में एक साथ 500 तक व्यक्ति बैठ सकते थे। गुप्त काल में विभिन्न प्रकार के कपड़े, मसाले, खाद्यान्न, नमक, बहुमूल्य पत्थर इत्यादि सामग्रियां एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाई जाती थी। इस समय बंगाल से ताम्रलिप्ति प्रमुख बंदरगाह था, जहां से चीन, लंका, जावा, सुमात्रा इत्यादि देशों के साथ गुप्त काल का व्यापार वाणिज्य आदान प्रदान होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भरौच था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ गुप्तकालीन व्यापारियों का समुद्री व्यापार हुआ करता था। स्थल मार्ग द्वारा भी यूरोप के साथ भारत होता था। दक्षिण पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया के विभिन्न देशों के साथ भी इस समय भारत का व्यापार काफ़ी चरमोत्कर्ष पर था। गुप्त काल में कपड़े, बहुमूल्य पत्थर, हाथी दांत की वस्तुएं, गरम मसाले, नारियल, सुगंधित द्रव्य, नील, दवाएं इत्यादि भारत से दूसरे देशों को निर्यात की जाती थी।
गुप्त काल में व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान को माल लेकर जाते समय ये लोग समूह में चलते थे, जिसे सार्थ कहा जाता था और इसके नेता को सार्थवाह कहा जाता था। गुप्त काल में व्यापारियों की समिति भी होती थी, जिसे निगम कहा जाता था और निगम के प्रधान श्रेष्ठी कहलाता था। तो गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था जो मुख्य रूप से कृषि के अलावे विशेषकर व्यापार वाणिज्य पर टिका हुआ था और जिसके कारण गुप्तकाल में अर्थव्यवस्था चरमोत्कर्ष पर था। इस समय के लोग काफ़ी सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करते थे। तो बच्चों, आज हम लोग गुप्त काल की आर्थिक स्थिति या उसके आर्थिक जीवन पर चर्चा किए। धन्यवाद।